हाय फ्रेंड्स। अबे इस अड्डे का मालिक कौन है बेंचो? ये जो गाली दे रहा है कोई, अरे क्या बोल रहा है? बहिनचोद बोल रहा है। हाँ? जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। मोदी जी को जेनजी ने गाली क्यों दी? गाली देने वाला दोषी है या लेकिन गाली सिखाने वाला कौन है? मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने अबे इस अड्डे का मालिक कौन है बेंचो? ये जो गाली दे रहा है कोई, अरे क्या बोल रहा है? बहिनचोद बोल रहा है। हाँ? गाली किसने सिखाई? जेनजी दोषी है या पूरा सिस्टम दोषी है? नमस्कार दोस्तों, आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन या विरोध में नहीं बल्कि हमारे समाज के संस्कारों पर एक बहुत गंभीर सवाल उठाने आया। हाल ही में कुछ वायरल वीडियोज में युवाओं द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी को बेहद आपत्तिजनक और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। सबसे पहले मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री को गाली देना मादक चोद! ये जी मादरचोद बोल रहे हैं। सर फेरा हुआ है, रुक जा भोसड़ी के। ये जी भोसड़ी के बोल रहे हैं। चुप कर कुंटा, चुप कर। गलत है, लेकिन सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, किसी मुख्यमंत्री को, किसी विपक्षी नेता को, किसी पत्रकार को, किसी छात्र को या किसी महिला को या किसी सामान्य नागरिक को गाली देना भी गलत है। लोकतंत्र कुछ कहना है? अच्छा इरशाद। तुम भोसड़ी वाले, तुम्हारे वालिद भोसड़ी वाले, एक मिनट, ये कौन हुए? तुम्हारे पापा। अच्छा शुरू से तुम भोसड़ी वाले, तुम्हारे पापा भोसड़ी वाले, तुम्हारे दादा भोसड़ी वाले, तुम्हारे नाना भोसड़ी वाले। हमें सवाल पूछने का अधिकार देता है, लेकिन किसी का अपमान करने का अधिकार कतई नहीं देता। लेकिन दोस्तों, आज मेरा सवाल केवल उन युवाओं से नहीं है जिन्होंने गाली दी है। मेरा सवाल भोसड़ी के नाना को कुछ मत बोलना। मम्मी बहुत डिसेंट फैमिली से थी हमारी। पूरे देश से है। आखिर यह भाषा उन युवाओं के पास आई कहां से? क्या यह पूरी पीढ़ी अचानक सुबह उठी और उसने तय कर लिया कि आज से हम प्रधानमंत्री को गाली देंगे? क्या रंडी समझ रहे हैं ना, रंडी से थोड़ा कम समझ रहे हैं, लेकिन आप कह रही हैं कि बीसी साहब हमको रंडी समझिए तो अब हम समझेंगे। चलो आप लोग चाहिए तो यहाँ। जेनजी ने अपने साथ गालियों की डिक्शनरी लेकर पैदा हुई थी, या फिर हमने ही बरसों तक उनके सामने ऐसी भाषा परोसी है जिसे देखकर, सुनकर, दोहरा करके उन्होंने यह मान लिया कि गाली ही गुस्से की सबसे शक्तिशाली भाषा है। आप पहले उतारेंगी, ये पकड़िए, ये मेरा उतारिएगा, कि दोनों साथ साथ उठाएंगे। कहाँ से शुरुआत करेंगे? बोलिए ना भाई, कितना पैसा? कितना? बोलो ना, बिक गई। कि आज के बच्चों के संस्कार भूल गए हैं, इनके माता पिता संस्कार नहीं दिए। लेकिन क्या संस्कार गाली देना भी जुर्म है? बात तो सही है। इसलिए हम सब पीठ पीछे खुल के देते हैं। कौन गाली नहीं देता है? स्टूडेंट अपनी टीचर को, क्या एम्प्लॉय अपने बॉस को, बहू अपनी सास को, पीपी साहब आपको। What? No, 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 no. By God के कसम, मैं कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। Impossible. देते हैं जनाब। संस्कार केवल घर से आते हैं। एक बच्चा घर में कुछ घंटे रहता है, बाकी समय वह मोबाइल, सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फिल्में, वेब सीरीज, टीवी डिबेट और राजनीतिक भाषा के बीच रहता है। वह देखता है। हरामजादा। अरे ये गाली थोड़ी ना है, सिर्फ गलोच है। इसमें क्या अंतर होता है? चौका। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। असली गाली वो होती है जिसमें च हो। है कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा चिल्लाता है वह उसी का क्लिप वायरल होता है, जो सबसे ज्यादा विवादित होता है उसी के फॉलोवर्स बढ़ते हैं, और जो सबसे ज्यादा अपमान करता है और उससे सबसे ज्यादा अटेंशन मिलती है, तो वह क्या सीखेगा? यह वही सीखेगा कि सभ्य भाषा कमजोर लोगों की भाषा है, गाली वायरल लोगों की भाषा है। लेकिन यह क्या वह केवल उस बच्चे की गलती है या पूरे डिजिटल इकोसिस्टम की है जिम्मेदारी है, जो गुस्से, अपमान को एंगेजमेंट में बदलकर पैसा कमाता है? कि तोता बोलना नहीं सीखता, सिर्फ नकल करना सीखता है। जनाब, मेरा क्लाइंट अपनी चाची को पीठ पीछे गंदी गंदी गालियां देता था। तो राजनीति की भाषा कैसी रहे? आज नेताओं को संस्कार सिखा रहे हैं, आज नेता युवाओं को संस्कार सिखा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है,
लेकिन पहले राजनीति को भी अपनी भाषाओं को आईना से देखना चाहिए। चुनावी मंचों पर विरोधियों के लिए कैसे कैसे शब्द बोले गए, राजनीतिक विरोध के देश को दुश्मन बताया गया, पत्रकारों को अलग अलग नाम दिए गए, आंदोलनकारी को कभी गद्दार, कभी परजीवी, कभी देश विरोधी बताया गया। सोशल मीडिया को में समर्थकों की पूरी सेना तैयार की गई है, जो सवाल पूछने वाले व्यक्ति के सवाल का जवाब नहीं देते हैं, बल्कि उसके परिवार, चरित्र, जात, धर्म, निजी जिंदगी पर हमला करता रहता है। दीदी उम्र ही क्या है हमारे गोलू की, बेचारा नासमझ है, थोड़ा सा जवान का गंदी हो गई, इसके लिए उसको जेल भेज देंगे। गाली तो ये हेमलता भी हमारे गोलू को बहुत बकती है, कुत्ता, कमीना, हरामजादा। अरे ये गाली थोड़ी ना है। क्या सिर्फ परिवार संस्कार देता है? हम अक्सर कहते हैं कि इन बच्चों के माता पिता ने इन्हें संस्कार ही नहीं दिए। जैसे मोदी जी ने कहा, गालियां बोली, किसी भी दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। तो फिर अचानक किसी दिन वही भाषा पलटकर सत्ता की तरफ आ जाती है और हम पूछते हैं, युवाओं में इतने खराब संस्कार आए कहां से? दोस्तों, राजनीति में बोली गई भाषा कभी मंच तक सीमित नहीं रहती है, वह समर्थकों तक रह जाती है, समर्थकों से सोशल मीडिया तक जाती है, सोशल मीडिया से बच्चों तक जाती है, और फिर वही बच्चे उसी भाषा को आपके तरीके से वापस समाज के सामने रख देते हैं। जब समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का सिर्फ गलोच है। इसमें क्या अंतर होता है? च का असली गाली वो होती है जिसमें च हो। बहन च, माँ मेरे मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भैया। गाली तो मुंह से निकलती है, गाली तो मुंह से निकलती है। मेरे धोखे से निकल गई आज। मैं उधर अरे च की माया तो ऐसी है कि वो कर्तव्य को गाली बना दे। उदाहरण, शुक्ला जी के अपनी बीवी के साथ शारीरिक संबंध है। शुक्ला जी एक नंबर के बीवी च है। प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी। इसीलिए सिर्फ यह मत पूछिए कि जंजी ने क्या बोला, यह भी पूछिए कि जंजी ने बरसों तक सुना क्या, कहां से सुना, कैसे सुना, किसने सुनाया, और इसका जवाबदेही कौन है। फिल्म समाज का दर्पण है तो जिम्मेदारी किसकी है? अक्सर कहा जाता है कि सिनेमा समाज का दर्पण होता है, मूवी समाज का मिरर होती है, लेकिन यदि मूवी समाज का मिरर है तो यह मिरर हमें लगातार क्या दिखा रहा है? फिल्में और वेब सीरीज में गाली आई तो हमने रियलिस्टिक कंटेंट कहा। बस अबे इस अड्डे का मालिक कौन है? गाली दे रहा है कोई। अरे क्या बोल रहा है? बहन चोद बोल रहा। हीरो ने गाली दिया तो हमने कहा कि यह पावरफुल डायलॉग है। किसी कैरेक्टर ने अपमानजनक भाषा बोली तो उसकी रील बनाई गई, मेम्स बनाए गए, व्हाट्सएप स्टेटस लगाए गए, लाखों लोगों ने डायलॉग दोहराया। तब किसी ने नहीं पूछा कि इनका बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन जब वही बच्चा उसी भाषा का इस्तेमाल राजनीति में कर देता है तो अचानक हम कहते हैं कि इन बच्चों के माँ बाप ने कैसे संस्कार दिए। संस्कार पूरा जो है 100% घर से नहीं आता है। संस्कार 100% माँ बाप नहीं सिखाते। बच्चा जो देखता है, जो सुनता है, जो समाज में हो रहा है, वहां से भी संस्कार सीखता है। आज की पीढ़ी के संस्कार खत्म हो गए हैं, यह अचानक कह देने से हमारा समाज नहीं सुधर जाएगा। ये कैसा दोहरा मापदंड है? फिल्म में गाली हो तो इंटरटेनमेंट, वेब सीरीज में हो तो रियलिस्टिक लगता है, नेता के भाषण हो तो पॉलिटिकल पंचलाइन बन जाती है, टीवी डिबेट हो तो टीआरपी, सोशल मीडिया पर हो तो इंगेजमेंट। लेकिन ये युवा वही भाषा बोले तो उसके संस्कार खराब हो गए हैं, उसके माता पिता ने संस्कार नहीं दिए हैं। यहां मेरा मतलब यह हुआ नहीं है कि फिल्मों में पूरी तरह रोक लगा दी जाए। कला की स्वतंत्रता जरूरी है, लेकिन हर फिल्मों में दिखाई गई बुराई का मतलब उसका समर्थन करना नहीं होता है। लेकिन सिनेमा केवल समाज का चेहरा दिखाता ही नहीं है, कई बार समाज का यह चेहरा बनाता भी है। दर्पण चेहरा दिखाता है, लेकिन सिनेमा व्यवहार को प्रभावित भी करता है। अगर गाली को लगातार कूल, बोल्ड, पावरफुल और रियलिस्टिक बनाकर दिखाया जाएगा तो नई पीढ़ी उसे सामान्य भाषा क्यों नहीं मानेगी?
इसीलिए जिम्मेदारी केवल सेंसर बोर्ड की नहीं है, फिल्म मेकर, ओटीटी प्लेटफॉर्म, इन्फ्लुएंसर, पेरेंट्स और दर्शकों की भी जिम्मेदारी है, और उस बोर्ड की भी है जिसने अप्रूवल दिया है। एडल्ट कंटेंट के लिए सही एज रेटिंग होनी चाहिए। माता पिता को पेरेंटल कंट्रोल का इस्तेमाल करना चाहिए। माता पिता को पूरी तरह से अच्छे से संस्कार भी देना चाहिए, लेकिन उनके ऊपर पूरा लांछन लगा देना कि कैसे माता पिता ने बच्चों को संस्कार दिए हैं, यह कह देना भी पूरा स्टेटमेंट अपने आप में ट्रूथ नहीं। कंटेंट क्रिएटर को यह समझना चाहिए कि उसके डायलॉग केवल स्क्रीन पर नहीं रहती है, वे समाज की भाषा बन जाती है। अगर सोशल मीडिया एल्गोरिदम भी क्या देखता है दोस्तों, सोशल मीडिया का एल्गोरिदम सत्य, सभ्यता, संस्कार देखकर वीडियो वायरल नहीं करता है कि आप प्यार से बोलो, वह देखता है कि किस वीडियो पर रोक। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सोशल मीडिया का एल्गोरिथम क्या कहता है? दोस्तों, सोशल मीडिया का एल्गोरिथम सत्य, सभ्यता और संस्कार देखकर वीडियो वायरल नहीं करवाता। वह देखता है कि किस वीडियो पर लोग रुक रहे हैं, किस पर कमेंट कर रहे हैं, किस पर लड़ रहे हैं, किसे बार बार शेयर कर रहे हैं। एक व्यक्ति शांत तरीके से कहे कि सरकार से मेरी कुछ नीतिगत असहमति है, शायद उसका वीडियो कम चले, लेकिन वही व्यक्ति गुस्से में अपमानजनक शब्द बोल दे, वीडियो तेजी से फैल सकता है। यही वजह है कि कई युवा सोचने लगते हैं कि शांत भाषा से कोई नहीं सुनेगा, कुछ विवादित बोली तभी वीडियो वायरल होगा। यहीं से आंदोलन का मुद्दा पीछे छूट जाता है और गाली मुख्य खबर बन जाती है। परीक्षा के सवाल पीछे हो जाते हैं, बेरोजगारी का सवाल पीछे हो जाते हैं, पेपर लीक का सवाल पीछे हो जाता है, शिक्षा व्यवस्था का सवाल पीछे हो सकता है और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल पीछे हो जाता है। सर फेरा हुआ, रुक जा भोसड़ी का। चुप कर कुंटा, चुप कर। पेट्रोल की महंगाई, गैस लाइन और इन सब का जो है पीछे हो जाता है, और इथेनॉल बाबा की सवाल भी पीछे हो जाते हैं, और पूरी बहस केवल एक अपशब्द के इर्द गिर्द। आपके नजरों में आप भी पेट्रोल गाड़ी यूज करती है, अब 20% आपके गाड़ी में भी इथेनॉल है जी, आपको कोई तकलीफ हुई? अभी तक तो नहीं। आपके घूमने लगती है। इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? उसी युवा के मुद्दे का। इसलिए युवाओं को समझना चाहिए कि गाली सरकार को कमजोर नहीं करती है, आपके मुद्दे को कमजोर कर देती है। आपने 10 सही सवाल पूछा लेकिन एक गाली दे दी। अब चर्चा आपके 10 सवालों पर नहीं होगा, चर्चा आपकी गाली पर होगा। क्या शांत आवाज सुनी जाती है? अब सरकार व्यवस्था को भी ईमानदारी से सोचना होगा कि जब युवा आवेदन देता है क्या उसे जवाब मिलता है? जब छात्र ज्ञापन देता है क्या कोई अधिकारी सुनता है? जब परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत होती है तो क्या तुरंत पारदर्शी जांच होती है? जब बेरोजगारी युवा शांतिपूर्ण तरीके से सवाल पूछता है तो क्या उसकी बात नेशनल मीडिया तक पहुंचती है? अक्सर लोगों को लगता है कि जब तक सड़क पर नहीं उतरेंगे कोई नहीं सुनेगा। कुछ कहना है? अच्छा, इरशाद। जब तक तेज नारा नहीं लगाएंगे, कैमरा नहीं आएगा, तब तक विवाद नहीं होगा और मुद्दा ट्रेंडिंग नहीं बनेगा। यह सोच लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। सरकार को ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जहां शांत भाषा भी सुनी जाए। तुम भोसड़ी वाले, तुम्हारे वालिद भोसड़ी वाले। एक मिनट, ये कौन हुए? तुम्हारे पापा। अच्छा, क्योंकि अगर व्यवस्था केवल शोर सुनाती है तो धीरे धीरे समाज शोर करना सीख जाएगा। अगर व्यवस्था केवल आक्रामक आंदोलन के बाद जवाब देती है तो लोग शांतिपूर्ण आवेदन पर भरोसा करना छोड़ देते। इसीलिए युवाओं से गाली छोड़ने की अपील जरूर होनी चाहिए, लेकिन सरकार को भी संवाद का रास्ता खोलना होगा। कभी कभी टेलीविजन डिबेट देखिए, 4 लोग एक साथ बोल रहे होते हैं, एंकर सबसे ज्यादा चिल्लाता रहता है, कोई किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। तर्क कम, कुतर्क ज्यादा, आरोप ज्यादा, मुद्दे कम, व्यक्तिगत हमले ज्यादा होते हैं। फिर हम उम्मीद करते हैं कि युवा शांत और संतुलित और सभ्य डिबेट करेगा। वे डिबेट करना सीखेगा कहां से?
अगर सांसद में हंगामा, टीवी पर चिल्लाना, सोशल मीडिया पर गाली देना और फिल्मों में अपमानजनक भाषा और राजनीतिक मंचों पर व्यक्तिगत हमला सामान्य बना दिया जाएगा तो बाबू भैया ये क्लासरूम में संविधान पढ़ा देने से भर से समाज सभ्य नहीं बनेगा। किताबों में लिखे संस्कार और स्क्रीन पर दिखने वाले सब व्यवहार के बीच अब अंतर होगा। तो युवा स्क्रीन वाले व्यवहार को ज्यादा जल्दी अपनाएगा क्योंकि वह उसे रोज देखता है। क्या हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब गाली है? अगर तो नहीं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है कि आप प्रधानमंत्री की नीति का विरोध कर सकते हैं, आप सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, आप किसी कानून की आलोचना कर सकते हैं, आप बेरोजगारी, महंगाई, परीक्षा व्यवस्था, भ्रष्टाचार और पेपर लीक पर जवाब मांग सकते हैं। लेकिन आलोचना, अपमान अलग अलग चीजें। आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी आपकी सरकार इस मुद्दे पर असफल रही। शुरू से तुम भोसड़ी वाले, तुम्हारे पापा भोसड़ी वाले, तुम्हारे दादा भोसड़ी वाले, तुम्हारे नाना भोसड़ी वाले। लेकिन क्या ये बात प्रधानमंत्री जी के बाद पहुंच जाएगी? शायद मुझे नहीं लगता है। हर कोई प्रधानमंत्री को एक लेटर लिख करके ये चीजें पूछे तो क्या प्रधानमंत्री की तरफ से ये उसका रिस्पॉन्स मिलेगा? शायद नहीं। लेकिन किसी की मां, बहन, परिवार, जाति या धर्म या किसी जीवन को निशाना बनाकर आलोचना नहीं, वह केवल अपमान है। यानी सवाल जितना मजबूत होगा, गाली उतनी ही अनावश्यक होगी। आप तर्क से सत्ता को जवाब देने पर मजबूर कर सकते हैं, लेकिन गाली देकर आप सत्ता को अपने मूल सवाल से बचने का अवसर दे देते हैं। वो पीठ पीछे गाली देना भी जुर्म है। बात तो सही है। इसलिए हम सब पीठ पीछे खुल के देते हैं। कौन गाली नहीं देता है? स्टूडेंट। यानी क्या जिम्मेदारी केवल गाली देने वाले युवा की ही है? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या युवा की कोई जिम्मेदारी नहीं है? यह भी कहना गलत। जिम्मेदारी सभी की है। युवा की भी जिम्मेदारी है। गुस्से को सवाल में बदलिए, गाली को तर्क में बदलिए, अपमान को प्रमाण में बदलिए। और सरकार की जिम्मेदारी है कि विरोध करने वाला हर युवा को दुश्मन मत मानिए। गाली देने वाले समर्थकों को हीरो मत बनाइए। मीडिया की जिम्मेदारी डिबेट के नाम पर रेसलिंग बंद कीजिए। सवालों की जगह दीजिए, केवल शोर को नहीं। फिल्म, ओटीटी इंडस्ट्री की जिम्मेदारी एडल्ट भाषा की को बच्चों के लिए ग्लैमरस मत बनाइए। रेटिंग और वार्निंग को गंभीरता से लागू कीजिए। परिवार की जिम्मेदारी है कि बच्चों को केवल मोबाइल मत छीनिए, उनको अच्छे संस्कार दीजिए, उनसे बात करिए और उन्हें समझाइए कि सत्ता से सवाल करना गलत नहीं है। सत्ता से सवाल करो, लेकिन इंसान की गरिमा का सम्मान करना भी जरूरी है। दोस्तों, आज देश को यह तय करना होगा कि क्या हम केवल उन युवा को सजा देकर संतुष्ट हो जाएंगे जिसने गाली दी है, या उस पूरे वातावरण को भी बदलेंगे जिसने गाली को सामान्य बनाया है। क्या फिल्म में गाली देने वाला सुपरस्टार कहलाएगा और राजनीति में गाली देने वाला एक फायर ब्रांड लीडर कहलाएगा, टीवी पर गाली देने वाला एक स्ट्रॉन्ग स्पोक पर्सन कहलाएगा और सोशल मीडिया पर गाली देने वाला एक इन्फ्लुएंसर कहलाएगा। लेकिन युवा वही करे तो अकेला असंस्कारी कहलाएगा। यह दोहरा मापदंड कब तक चलेगा? दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देना गलत है। विपक्षी नेताओं को गाली देना भी गलत है। पत्रकार, छात्र, किसान, महिला, सामान्य नागरिकों को भी गाली देना भी गलत है। गाली को निंदा रंडी समझ रहे हैं ना, रंडी से थोड़ा कम समझ रहे हैं, लेकिन आपका व्यक्ति देखकर नहीं होनी चाहिए। गाली गलत है तो हर तरफ गलत, लेकिन केवल युवाओं को दोषी बनाकर हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। हमें पूछना होगा कि राजनीति ने उन्हें क्या सिखाया, मीडिया ने उन्हें क्या दिखाया, फिल्मों ने किस भाषा को कूल बनाया, वेब सीरीज ने किस व्यवहार को रियलिस्टिक कहकर के सामान्य किया, सोशल मीडिया एल्गोरिथम ने किस कंटेंट को रिवार्ड दिया और सब व्यवस्था ने शांत आवाज को कितना सुना। युवाओं से मेरी अपील है कि आपका गुस्सा सही हो सकता है, आपका आंदोलन सही हो सकता है, आप
लेकिन आपकी गाली आपकी पूरी लड़ाई को गलत साबित करने का हथियार बन सकता है, जैसे कि हो गया। इसीलिए सवाल पूछिए, तेज सवाल पूछिए, सबूत के साथ सवाल पूछिए, सरकार को जवाब देने पर मजबूर कर दीजिए। लेकिन ऐसी भाषा मत बोलिए जिसने आपकी मुद्दा पीछे और आपका अपशब्द आगे आ जाए। देता है स्टूडेंट अपनी टीचर को, क्या एम्प्लॉय अपने बॉस को, बहू अपनी सास को, पीपी साहब आपको। व्हाट? नो 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 नो, बाय गॉड की कसम, मैं कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। मैंने ऐसा कभी नहीं किया, इम्पॉसिबल। देते हैं जनाब। अंत में केवल एक ही बात है कि जेनजी के संस्कारों पर सवाल जरूर पूछिए, लेकिन राजनीति, सिनेमा, मीडिया और सोशल मीडिया के संस्कारों का भी हिसाब कीजिए। मैं हूं देवेंद्र तिवारी। आपकी नजर में सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? युवा या परिवार या वो राजनीतिक दल या फिल्में या ओटीटी प्लेटफॉर्म या मीडिया या सोशल मीडिया? अपनी राय कमेंट पर इन शब्दों में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि यह किसी पार्टी का सवाल नहीं है, यह आने वाले पूरी पीढ़ी की भाषा है और लोकतंत्र की भविष्य का सवाल है। सरकार से मेरी अपील है कि युवाओं को केवल असंस्कारित मत बताइए, यह भी समझिए कि उनका गुस्सा पैदा कहां से हुआ, क्योंकि कई बार गाली समस्या नहीं होती है, गाली उस बड़ी समस्या का लक्षण होता है जिसे व्यवस्था लंबे समय तक सुनने से इनकार करती रही। बस बस, अबे इस अड्डे का मालिक कौन है? बैंचोद बोल रहा है। हाँ? वाले तुम्हारे वालिद भोसड़ी वाले। एक मिनट, ये कौन हुए? तुम्हारे पापा। अच्छा, शुरू से तुम भोसड़ी वाले, तुम्हारे पापा भोसड़ी वाले, तुम्हारे दादा भोसड़ी वाले, तुम्हारे नाना भोसड़ी वाले। भोसड़ी के नाना को कुछ मत बोलना, मम्मी बहुत डिसेंट फैमिली से थी हमारी। सर फेरा हुआ, रुक जा भोसड़ी। इरशाद, तुम भोसड़ी। चुप कर, उल्टा चुप कर।